वेलकम टू पॉलिटिकल एनालाइज। दोस्तों ये तस्वीरें और क्लिप्स जो आपने देखी है ये बिहार फ्लड की है, जिसके अंदर वेरियस स्टेट बिहार के हैवी रेनफॉल की वजह से और फ्लड की वजह से बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं। लाखों लोगों की जिंदगी मुतासिर है, क्रॉप्स बर्बाद हो चुका है और भी बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा है आज का ये बिहार। और बिल्कुल जिस तरह आपने देखा असम के अंदर एक डिस्ट्रक्शन देखने को मिला और लाखों लोगों की जिंदगी वहां भी मुतासिर हुई और 100 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई, उसी तरह का बिहार में भी डिस्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है, ऐसी भी बातें कही जा रही है। नॉर्थ बिहार के अंदर 8 डिस्ट्रिक्ट इससे बुरी तरह मुतासिर हैं, जिसमें लाखों से ज्यादा। और अगर क्रॉप्स की बात करें, खेती की बात करें, तो ये नंबर 53 भी हो सकता है। जो डिस्ट्रिक्ट बुरी तरह इससे मुतासिर हुए हैं उनमें दरभंगा, सीतामढ़ी, किशनगंज और इसी तरह मधुबनी, शिवहर, सुपौल वगैरह। और जिस तरह पानी शार्पली इंक्रीज हो रहा है, ऐसे में बहुत मुमकिन है कि आपको एक दूसरा आसाम बिहार बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिहार फ्लड के बारे में पूरी की पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल खामोश नजर आएगी। उनका पूरा का पूरा फोकस अगर है तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के ड्रामे के ऊपर, जहां पे कुर्सी की भूख की लड़ाई चल रही है। दोस्तों मैं मीडिया की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज की सरकार इस तरह हो चुकी है कि जब तक मीडिया के जरिए से उसको पुश या धक्का नहीं लगता है, अब तक आज की सरकार का अटेंशन या प्रॉपर अटेंशन उस इंसिडेंट को मिल नहीं पाता है। तो बहुत जरूरी हो जाता है ऐसी हालत में कि मीडिया उन तमाम चीजों को फोकस करे जो लोगों की नीड और उनकी जरूरत है। लेकिन फिर से अनफॉर्चुनेटली कि मीडिया का कवरेज भी उन्हीं मैटर्स को मिल पाता है जिसमें गवर्नमेंट की रजामंदी शामिल होती है। तो ये वो चीजें थी जिससे आपको अंदाजा हो गया होगा, खा वो पिक्चर्स और इमेजेस के जरिए से हो या मेरी बातों के जरिए से हो, अंदाजा हो गया होगा कि बिहार फ्लड की कितनी बुरी सिचुएशन है और ये कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। अब आइए हम बिहार फ्लड की हिस्ट्री को समझते हैं। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो बिहार ये दरियाओं का शहर है। बिहार हमेशा से इंडिया के उन एरियाज में से रहा है जो सैलाब से मुतासिर होता रहा है। स्पेशली 1979 के बाद हमेशा से बिहार को फ्लड का सामना रहा है। कभी नॉर्मल था तो कभी डिवास्टेटिंग और डिस्ट्रक्टिव। 76% जो नॉर्थ बिहार के अंदर रहने वाली आबादी है वो फ्लड की सीरियस थ्रेट के अंदर अपनी जिंदगी गुजारती है। इंडिया के वो तमाम तर एरियाज जो फ्लड से मुतासिर होते हैं उसमें से 16% सिर्फ बिहार से आते हैं। वो तमाम तर लोग इंडिया के जो फ्लड से मुतासिर होते हैं उसमें 22% लोग सिर्फ बिहार के हैं। अगर इसी तरह से अगर ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो जो 73% लैंड है वो फ्लड से इफेक्ट होती रही है। जैसे कि हमने पहले कहा कि 1979 से पहले का जो सैलाब था वो इस तरह से नहीं था, यानी ऑन द रेगुलर बेसिस नहीं था। लेकिन 1979 के बाद बिहार का कोई ना कोई पार्ट फ्लड से इफेक्ट होता रहा है। बिहार फ्लड के अंदर 1979 से 2017 तक जो डेथ हुई है लोगों की वो 8,874 है, जो ऑन द रिकॉर्ड है। जिसके अंदर अगर मैं बड़े नंबर और बड़े आंकड़े की बात करूं तो 2017 में 521, 2008 में 434, 2007 में 1287, 2004 में 885, 2002 में 489 और 1987 में 1401। ये कुछ बड़े नंबर थे जो हमने आपके सामने मेंशन किए। याद रखें कि जब भी इस तरह का डिवास्टेटिंग और डिस्ट्रक्टिव फ्लड से लोग जूझ रहे होते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लोगों की ही डेथ होती है। ऑफ कोर्स ऐसे वक्त में दूसरे माल मवेशी और दूसरे जानवर भी इसका शिकार हो जाते हैं। अगर मैं दूसरे जानवर की बात करूं तो जो डेथ हुई है वो 25,778 है, जिसमेमें 2017 में 5383, 2004 में 3272, 2002 में 1456, 2000 में 2568, 1995 में 3742, 1987 में 5302। 2008 के अंदर बिहार की आधी आबादी वाटर पानी के अंदर सबमर्ज हो चुकी थी, जिसके अंदर 834 लोगों की डेथ हुई थी। 16 डिस्ट्रिक्ट यानी ऑलमोस्ट आधे के करीब पानी के अंदर डूब चुका और 1500 गांव इसके अंदर मुतासिर हुए थे। अगर बिहार फ्लड के रीजन की बात करें तो आप इसके हिस्ट्री से भी अंदाजा लगा सकते हैं, जो हमने बातें कही हैं इनके हिस्ट्री के बारे में। आप जानते हैं कि बिहार दरियाओं से बिछा हुआ है। यहाँ की मशहूर नदी दरिया घाघरा है या गंडक है या बूढ़ी गंडक या कोसी या बागमती। कोसी को बिहार का सौरो भी कहा जाता है।
वेल तो जब भी यहाँ हेवी रेनफॉल होता है, जब भी तेज बारिश होती है तो ये नदियां फुल हो जाती है। उसके बाद इनके जो आसपास के इलाके हैं वहां फिर ये अपना डिस्ट्रक्शन मचाना शुरू कर देता है, अपना असर दिखाना शुरू कर देता है, जो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा रीजन है यहाँ के फ्लड की। दूसरी बड़ी वजह यह भी है कि आप जानते हैं कि ये तमाम तर दरिया और रिवर्स जिसका हमने आपके सामने तस्करा किया, इसमें से कई नेपाल से चल कर के या नेपाल से बह कर के आता है। नेपाल एक माउंटेनस रीजन है, जब भी वहां बारिश होती है तो वो पानी उन्हीं दरियाओं के रास्ते बिहार में इंटर कर जाता है, जो भी एक बहुत बड़ी वजह होती है यहाँ के फ्लड की। और तीसरी बात ये भी कह सकते हैं और कही जाती है, जब भी बिग इवेंट हुआ है और बड़ा इंसिडेंट हुआ है फ्लड के हवाले से, उसमें एम्बार्कमेंट का फेलियर भी बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। एम्बार्कमेंट यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पानी को भेजने के लिए हमने एक तरफ दीवार बना दी, लेकिन जब हमने पानी को छोड़ा तो वो दीवार बुरी तरह से फेल हो गया, जिसकी वजह से भी डिस्ट्रक्शन होता है। और चौथी रीजन ये भी कह सकते हैं और कही जाती है कि लोग अब दरियाओं के शहर में ही, यानी जहाँ पे दरियाओं का आना जाना लगा ही रहता था, वहां पे भी अब लोग अपना घर बनाने लगे हैं, तो इसकी भी वजह से भी लोगों की लाइफ मुतासिर होती है। देखिए, फ्लड इज नेचुरल बट डिस्ट्रक्शन बाय फ्लड इज नॉट नेचुरल। यानी सैलाब तो एक नेचुरल है, लेकिन इसके जरिए से जो डिस्ट्रक्शन होता है वो नेचुरल नहीं है। उसको रोका जा सकता है, इस पे कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए सबसे पहले हमें जो फोकस करना होता है, देखना होता है कि ये प्रॉब्लम आखिर आ कहां से रही है। अगर मैं रीजन की बात करूं तो 4 बातें हमने आपके सामने कही है। पहली और दूसरी रीजन यानी इंडिया की, बिहार की नदी की वजह से वो फ्लड हो या फिर नेपाल के पानी आने की वजह से हो, इन दोनों के अंदर जो बड़ा फैक्टर होता है वो बारिश होती है। जाहिर है कि हम बारिश को नहीं रोक सकते, तो इस सूरत में जो काम करने की जरूरत है वो ये है कि इसके डिस्ट्रक्शन को कम से कम किया जाए, इसके इम्पैक्ट को कम से कम किया जाए, इसके डैमेज को कंट्रोल किया जाए। उसके लिए जो भी इक्विपमेंट है उसको लेकर के आया जाए, जो भी अफेक्टेड एरियाज है वहां पर मोटर बोट प्रोवाइड किया जाए। इसी तरह से नेसेसरी एसेसरीज को भी, लाइफ जैकेट वगैरह को भी इनफ क्वांटिटी के अंदर लोगों को दिया जाए। एसडीआरएफ की टीम वहां इफेक्टिव हो, कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए रिस्पॉन्स करने के लिए, और लोगों की हेल्प की जा सके जो लोग भी फंसे हुए हैं। इसी तरह से इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर एस्टेब्लिश किया जाए, और इस तरह से हम उसके डिस्ट्रक्शन को और उसके डैमेजेस को और उसकी प्रॉब्लम को हम फेस कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ग्राउंड लेवल पर जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा वरीइंग है और बहुत ही ज्यादा हॉरिफिक है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये मेरे गांव की है। इस तरह की सूरत हाल के बावजूद इस तरह से लोगों को जाना पड़ता है, रोड क्रॉस करना पड़ता है, रोड पे इतना पानी है, लेकिन उसके बावजूद भी एक लकड़ी का बना हुआ भी बोट लोगों के पास मौजूद नहीं है। इमेजिन कीजिए अगर अचानक से पानी इंक्रीज हो जाता है, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। यानी किसी भी फ्लड के अंदर जो डिस्ट्रक्शन होता है उसमें गवर्नमेंट की नाकामी या उनकी लापरवाही भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हुआ करता है। तीसरी रीजन में हमें एम्बार्कमेंट को इम्प्रूव करने की जरूरत होगी, अच्छी तरह से उसमें काम करना होगा। और चौथी रीजन में अगर गवर्नमेंट उनको अलाउ कर रही है वहां पे घर बनाने के लिए, तो मैक्सिमम प्रोटेक्शन उनको प्रोवाइड करने की जरूरत होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।